हेलो नमस्ते वरिंदर गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ जेईसी के डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटेजी का, आप किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो गाइस, अगर बात की जाए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने से, बहुत बच्चे कहेंगे सर एग्जाम का रिजल्ट अभी नहीं आया। देखो गाइस, जिस बच्चे का स्कोर आपको लग रहा है अगर 60 प्लस है और अगर आपको लग रहा है टाइपिंग आपकी घर पे 40 प्लस आती थी या 45 आती थी, तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव की। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखो रिजल्ट कब तक आ सकता है कि रिजल्ट मैं बिल्कुल एंटिसिपेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अक्टूबर के अंदर अनाउंस हो जाएगा आपका, और जल्दी हो सकता है अक्टूबर मतलब 15-20 दिन के अंदर हो सकता है आपका जो रिजल्ट है अनाउंस। और अगर अक्टूबर के अंदर अनाउंस होता है तो देखिए 15 से 20 दिन आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट नाउ, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दिए, सो दैट आपका वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना आए। क्या क्या चीज़ें करनी मैं सारी कवर कर दूँ आपको थरली। क्या क्या देखो, सबसे पहली चीज़ जो दिल्ली हाई कोर्ट के, देखो अगर आपको याद हो दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर हुआ था जे का, तो उस और वो ऑफलाइन था, दैट वाज ऑफलाइन। उस ऑफलाइन जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ गया था, टीयर 1 की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बहुत टाइम लगा उन्होंने कोविड की वजह से, बट जो दिल्ली हाई कोर्ट का आपका टीयर 1 का एग्जाम बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ गया था उसका 15 से 20 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो ऑनलाइन हुआ। देखिए इट इज़ ऑलवेज ईजी टू अनाउंस द रिजल्ट, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो ऑनलाइन में तो ऐप के थ्रू सब कुछ हो जाएगा आप लोगों का, वो तो जल्दी हो जाएगा ऑनलाइन। बट फिर भी आपको ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि आपके पास टाइम कम है। तो मैं ये मान के चलूँ आपके पास अक्टूबर ही है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो यह ओनली मैक्सिमम 1 मंथ, उससे कम भी हो सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। बात करते हैं आगे, देखो जेईसी डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या क्या आप कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिन्होंने मुझसे डिस्क्रिप्टिव का बैच लिया था, डिस्क्रिप्टिव की मेरे साथ प्रिपरेशन करी थी, उनको मेरी एडवाइस ये कि आप उसी को रिपीट करें, उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, उन्हीं एडवाइसेस को फॉलो करें। और उस टाइम तो ऐसा था कि मैं आप जो लिखते थे मैं चेक भी करता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट अब वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। बट आप अपने लेवल पे जो भी आपके हायर है, सीनियर है, या जो भी आपके इंग्लिश के टीचर, आप उनके पास जाएं, अपना राइटिंग जो भी आप लिख रहे हैं उसको चेक करवाएं, और जो भी आपके इंप्रूवमेंट रिक्वायर है उनसे पूछ सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं से अलग से क्लास कोचिंग लेने की। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड टू गेट लॉट्स ऑफ डाटा एंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी, चीज़ों को कैसे आपको लिखना है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो बच्चे बिगिनर है, पहली बार डिस्क्रिप्टिव देने वाले हैं, उन्होंने पहले कभी डिस्क्रिप्टिव दिया, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, बात करें हम लोग। देखो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर ये चीज़ दे रखी है, आपका हमारा पहला जो पेपर था जो कि आप लोगों का 100 क्वेश्चन थे आपके मैथ्स के, मैथ्स रीजनिंग के, जीए जो इंग्लिश थी आपकी 50 की थी, इसके अलावा सारा 50 की इंग्लिश और आपके 25 की जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स दोनों अगर 25 का जीके था। अगला जो इसके अंदर इंक्लूड किया था 25 का आपका कंप्यूटर सेक्शन किया गया था। देखो गाइस, इन्होंने इसको अलग से सेक्शन बना रखा है। देखो अगर आप पहला सेक्शन अलग है, दूसरा सेक्शन उन्होंने अलग से बना रखा है। इसका मतलब ये हो सकता है लास्ट टाइम को अगर हम एज्यूम करें तो कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग, मैं देखो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो कंप्यूटर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, बिकॉज इन्होंने अलग से क्यों बनाया। वो चाहते थे यहाँ पर भी 25 लिख के इसको 125 का पूरा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। ये 100 का इन्होंने अलग पोर्शन बनाया है और 25 का अलग बनाया है। तो अगर हम लास्ट टाइम को फॉलो करके चलें तो ये 13 नंबर बिल्कुल मांगेगी कि 13 आपको लेने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा हो सकता है इसके हिसाब से। तो 13 वाले जिनके 13 से ज़्यादा नंबर होंगे कंप्यूटर में, सब क्वालिफाई कर जाएंगे। और टाइपिंग जो कर पाएगा, अगर ओवरऑल लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत कम थी 50 के राउंड, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 70 जा सकती है। पेपर इजी था बट स्टिल टाइपिंग उसी दिन थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों का अगर एवरेज में निकाल के तो 70 जनरल बच्चे का होना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। बात ये थर्ड, देखो टाइपिंग हमारा हो चुका है 10 मिनट का, टीयर 1 जो हमारा 100 नंबर का ऊपर वाला और 25 कंप्यूटर ये भी हो चुका है। अब आप लोगों का बचा है आपका डिस्क्रिप्टिव और फिर इसके बाद इंटरव्यू बचा है। देखो डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने मेंशन किया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसके अंदर आपका कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है, मतलब पैसेज आएगा। अच्छा, पैसेज क्या आपने टीयर 1 के अंदर दिया था? बिल्कुल दिया था आपने, पैसेज दिए होंगे, 2 पैसेज थे उसके अंदर 5-5 नंबर के। तो वैसे ही पैसेज आपको मिलेगा, बड़ा मिल सकता है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। अगर आप देखें इस चीज़ को, लास्ट टाइम जो आप लोगों का टीयर 1 था उसका पैसेज ही इतना टफ था, तो मुझे ऐसा लगता है ये इस बार इन्होंने टीयर 1 में तो ईजी कर दिया पैसेज। हो सकता है आपका जो पैसेज है इस कॉम्प्रीहेंशन वाले में अच्छा कर दिया जाए। तो जिन बच्चों ने मुझसे टीयर 1 का बैच लिया था इंग्लिश सेक्शन का, उनको 100% डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है आपका इस वाले सेक्शन से। कॉम्प्रीहेंशन में अगर वो कॉम्प्लेक्स पैसेज देंगे और टफ वर्ड देंगे आपको, डेफिनेटली जो आपने बैच कवर करा उससे आपके सारे वर्ड इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो पैसेज का उसमें हो चुका है, तो पैसेज आएगा आपका। पैसेज देखो, पैसेज करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो बच्चे कहेंगे सर पैसेज की तैयारी कैसे करें। देखो जो बच्चे पैसेज की तैयारी करेंगे, देखो क्या होता है, पैसेज के अंदर सिर्फ आपकी ग्रामर नॉलेज ही चेक नहीं की जाती। देखो बहुत सारी चीज़, देखो सबसे पहले रीडिंग एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी रीडिंग स्ट्रेंथ कैसी है। फिर रीडिंग के बाद, अब रीडिंग किस पे डिपेंड करती है? आपकी ग्रामर पे प्लस वोकैबुलरी पे, दोनों पे डिपेंड करती है आपकी।
अब रीडिंग आपकी डिपेंड करती है ग्रामर पे और वर्ब उसके ऊपर। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो जो लाइन लिखी है उसका मीनिंग आप समझ पाएंगे, और वोकैबुलरी अगर टफ है तो भी आप उसका मीनिंग निकाल पाएंगे अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो। ठीक है, तो रीडिंग में ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा देखो बच्चे ऐसे होंगे जो पैसेज उठाएंगे, पढ़ते रहते हैं, 2-3 बार पढ़ लेंगे, लेकिन फिर वो वर्ड ढूंढेंगे रिलेट करके, या बहुत ही बिगिनर बच्चे होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पूरा पढ़ लेंगे लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बोला क्या जा रहा, तो उसमें प्रॉब्लम आती है आपकी रीड बिटवीन द लाइन। मतलब बिल्कुल लाइन जो लिखी रहती है उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं वो लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं आपको बोलूं यू आर पैरागॉन ऑफ वर्चू, अगर मैं आपको बोलूं यू आर पैरागॉन ऑफ वर्चू, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि पैरागॉन और वर्चू का मतलब क्या है। अब इस लाइन को समझने के लिए ना रीडिंग एबिलिटी होना जरूरी है। यहां पे आर लिखा है तो प्रेजेंट टेंस आपको समझ आएगा, ऑफ से पहले नाउन है, ऑफ के बाद भी नाउन है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो रीड बिटवीन आपको इसको समझने के लिए आपको इस वोकैबुलरी का मीनिंग पता होना चाहिए और उसका सेंस यूज आना चाहिए। तो पैरागॉन का मतलब होता है आप लोगों का एग्जाम्पल, वर्चू का मतलब होता है गुड कैरेक्टर। अब एग्जामिनर चाहे तो लिख सकता है यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कैरेक्टर, तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा क्योंकि वो इजी लैंग्वेज होगी। जैसे ही वो लेवल को बढ़ा देता है पैरागॉन और वर्चू लिखकर आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हो। जो बच्चा स्टार्टिंग से रीडिंग करता है या रीडिंग एबिलिटी उसकी अच्छी है, स्टार्टिंग से उसने ग्रामर और वोकैबुलरी फोकस किया, उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन आसान होता है। जिन्होंने कभी भी पैसेज पे फोकस नहीं किया और अभी भी उनको जो पेपर दिया उसमें भी आपको प्रॉब्लम आई होगी, तो आप लोगों के लिए बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा फोकस ग्रामर पर ही करें और वोकैबुलरी पर करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं जितने ज़्यादा हो सके। प्रैक्टिस सेट जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है जिसके अंदर भी पैसेज है उन सबको लगाते जाए, साथ साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा तो पैराग्राफ तो होता, पैसेज जो होती है रीडिंग एबिलिटी, जो कॉम्प्रिहेंशन आपका पूरी ग्रामर डिपेंड करती है उसमें। रीडिंग आपकी कैसी है, नॉलेज ऑफ जो आपकी वर्ड ग्रामर कैसी है, वोकैबुलरी कैसी है, रीडिंग एबिलिटी कैसी है, रीड बिटवीन द लाइन आप कैसी चीज़ों को समझते हैं, हर चीज़ मैटर कर जाएगी आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन जो वोकैबुलरी ग्रामर सबका पूरा का पूरा ओवरऑल पोर्शन है। अगर बात की जाए आपकी प्रेसी की, प्रेसी तो ईजी नहीं होता। प्रेसी मान लो इतना बड़ा आपको दे रखा है एक पैसेज, हर चीज़ उसमें लिखा हुआ है, आपको उसको मान लो 250 वर्ड का है, आपको उसको मान लो 80 वर्ड में लिखना है सपोज, तो आपको उस 80 वर्ड में लिखने के लिए उतना ही इफेक्टिव और उतना ही परसुवेसिव रखना है उसको। ऐसा नहीं है कि आप बस लाइन टू लाइन कॉपी कर दिया या 1-2 लाइन मिस कर दी, आपको वही लाइन जो मीनिंग निकाल रहे हैं उसी मीनिंग को यूज करते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में अपने मैसेज को क्रिस्प करके आपको क्लैरिटी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ परसुएड करवाना है रीडर को कि वो आपकी बात को मान जाए। तो ये भी डिपेंड करता है ओवरऑल नॉलेज ऑफ ग्रामर के ऊपर, ये ईजी नहीं होता। बात की जाए उसके बाद आपका जो है एस्से, एस्से तो देखो एस्से किस पे डिपेंड करेगा आपकी देखो वो तो रीडिंग के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन तो रीडिंग के ऊपर, लेकिन एस्से किस पे डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर। आप राइटिंग किससे अच्छी लिख सकते हो, ऑब्वियसली यहां पे ग्रामर से अच्छे लिख पाओगे, दूसरा वोकैबुलरी अच्छी होगी तो लिख पाओगे। राइटिंग स्किल आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी से अच्छी होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास इन्फो कितनी है, आपके पास नॉलेज कितनी है, आप उसकी मेरिट और डिमेरिट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, उसके ऊपर आपके पास लॉजिकली पॉइंट कितने हैं। देखो इररिलेवेंट बातें नहीं करनी है आपको ऐसे में आपको जितना ज़्यादा हो सके उसके रिगार्डिंग इशू देना पड़ेगा। देखो जहाँ तक मुझे लगा टॉपिक अच्छे आएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अच्छे खासे टॉपिक का मतलब है थोड़े से जुडिशियल टॉपिक भी हो सकते हैं, और अगर जुडिशियल नहीं होंगे तो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल जरूर रहेंगे आपके अच्छे से। जुडिशियल से मेरा मतलब है कोई कोर्ट से रिलेटेड कुछ दे दिया जाएगा, जैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी केस बनाया जा सकता है, आगे मैं अभी फर्दर डिस्कस करूंगा उसके यार। तो अगर आप देखें ना ये पेपर जो आपका ना डिस्क्रिप्टिव है, इट विल बी नॉट वेरी इजी। आपका ये पेपर इजी नहीं है होने वाला। अगर आपको लगता है इजी है तो आप दिल्ली हाई कोर्ट के बच्चों से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनका कैसा स्कोर रहा। हालांकि थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। देखो अब दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर हुआ डिस्क्रिप्टिव का, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्क्रिप्टिव हुआ था SPA PA वालों का, और पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में होने वाला है। तो दिल्ली हाई, अच्छा, और इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के हैं तो हम बात कर ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता लग गया एक कॉम्प्रिहेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता लग गया आपका प्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता लग गया आप लोगों का इसके अलावा है आपका कॉम्प्रिहेंशन एस्से है, और इसके अलावा 3 चीज़ें हैं। देखो आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, राइटिंग और एस्से, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये 3 होगी। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर क्या है, देखो कॉम्प्रिहेंशन उसके अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपके पास आएगी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, ट्रांसलेशन का क्या उसके अंदर प्रेसी आएगा, हाँ प्रेसी आता है। क्या उसके अंदर लेटर आता है, हाँ लेटर भी आता है। क्या उसके अंदर एस्से आएगा, हाँ एस्से भी आएगा। तो उसके अंदर तो 4 चीजें आने वाली है आपकी। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो SPA PA का हुआ था उसके अंदर आपका ट्रांसलेशन थी,
और ग्रामर के अंदर उन्होंने आंसर आपसे लिखवाए थे, मतलब एक्टिव दिया तो पैसिव आपको लिखना था, नरेशन लिखा तो लिखना था आपको, ट्रांसलेशन की ग्रामर होगी, ठीक है, लेटर हो गया और ऐसे हो गया। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो अभी पेपर हुआ उसके अंदर भी यही चीज़ें थी आपकी, ट्रांसलेशन था आपका, लेटर था आपका, साथ में ग्रामर थी। ग्रामर में सेम ऑप्शन, आपको नरेशन दे दिया, उसका नरेशन लिख के दिखाओ, पैसेज दे दिया, फिलर दे दिया, वो करके दिखाओ, और लास्ट में आपका एस्से। तो इन सब में अगर डिफरेंस देखा जाए तो आपके एससी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका लेटर नहीं है, और क्या नहीं है आप लोगों की, ट्रांसलेशन नहीं है। तो अब जो बच्चा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का फॉर्म भर दिया है जिसने, और जो अब अक्टूबर नवंबर में, आप नवंबर दिसंबर में आपकी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी यानी 335 सीटें वैकेंट है वहां पर, तो वो आएगी जेजेई की। तो अब क्या है, आप जो बच्चा थोड़ा सा समझता है और चीज़ों को समझता है और सही गाइडेंस पे साथ जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ों को समझेगा। देखो आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है, बिकॉज आपका सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है, जिन बच्चों को क्वालिफाई, और नहीं होता तो उसके बाद आपका पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में पंजाब का स्टार्ट हो गया, वहाँ होने वाला है, फिर उसके बाद चंडीगढ़ कोर्ट का होने वाला है ये सारा पेपर, उसके बाद आप लोगों का दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जब वैकेंसी आएगी उसका टीयर 1 के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो बच्चों बात ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव पे आना ही पड़ेगा अगर आपका गोल कोर्ट के अंदर जाने का है तो, ठीक है। टीयर वन पे लगे रहना अच्छा है, बिल्कुल ज़रूरी होता है, लेकिन दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अगर कोर्ट के अंदर जाना है तो इंग्लिश को हमेशा तैयार रखो, डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव हमेशा साथ तैयारी करो कोर्ट की, और साथ में करो टाइपिंग। जो बच्चा इन तीनों में अच्छा परफॉर्म करेगा, एकदम अच्छा भी नहीं करेगा, अगर अच्छे से टाइपिंग तो बिल्कुल अब जो मिनिमम वो निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसमें भी अगर आप मॉडरेट भी करो तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो ध्यान रखना है इसके अंदर, ये तीनों चीज़ें फॉलो करना है। तो अभी मेरी एडवाइस क्या है, देखो अभी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके हॉट टॉपिक है सब टॉपिक को उठाओ, लिस्ट बनाओ, हालांकि मैं अभी वीडियो लेके आऊँगा, उन सब टॉपिक्स को आप पढ़ो, एक बार पढ़कर देखो, एक बार पढ़ने से पहले आप खुद एक बार लिखो पूरा एक टॉपिक, आपको कोई बुक मिले उस बुक में टॉपिक देख लिया आपने, उस टॉपिक को आप खुद लिखो और फिर उससे पढ़ो कि आप में और उसमें कितना डिफरेंस है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है, और उसके एक्सप्लेन करने में हज़ारों चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी उसके पास, आपके पास बहुत कम होगी। अब आप अपनी राइटिंग को कैसे इफेक्टिव, परसुएसिव और परसुएड कर सकते हो वो मैं आपको अभी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए मेरी एडवाइस ये है कि जिन बच्चे के भी आपको लगता है 60 से ज़्यादा नंबर आएंगे डिस्क्रिप्टिव में इन टीयर 1 में, और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि उनका टाइपिंग अच्छा हुआ है, एक पेज उन्होंने लिख दिया है पूरा विदाउट एरर, वो भी तैयारी करने लग जाए, तो ये चीज़ें तीन ध्यान रखनी है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव तैयारी कीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।